एक निजी चैनल के मुतनाज़े प्रोग्राम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूपीएससी में मुस्लिम उम्मीदवारों के इंतखाब पर चैनल एक प्रोग्राम पेश करने वाला था। मुतल्लका चैनल ने यूपीएससी में मुस्लिम उम्मीदवारों के इंतखाब पर सवाल उठाया था। खासतौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा के मुंतखब होने पर सवाल उठाया था। जामिया मिलिया इस्लामिया को जिहादी अड्डा बताए जाने को लेकर चल रहे मामले में जामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया के पीआरओ अहमद अजीम ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस सिलसिले में वज़ारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल को ख़त लिखा है और कहा है कि यूनिवर्सिटी की शबीह ख़राब करने के साथ साथ एक ख़ास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। इस तमाम उमूर पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जामिया के पीआरओ से ख़ास बातचीत की। ये जामिया मिलिया इस्लामिया को जिहादियों का अड्डा बताए जाने को लेकर विवाद हो रहा है। हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के पीआरओ अहमद अजीम साहब हैं। जैसे ही ये मैटर हम लोगों की नॉलेज में आया था कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे तमाम और इस तरह का प्रोमो चल रहा है, एक चैनल के एंकर का उसमें जो है वो उसमें बातें कर रहा है और वो जो एंकर लिंक है वो शूट है, उसमें ना सिर्फ उसने उस प्रोमो से यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया, बल्कि यूपीएससी जैसी जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं कि ये जो जिस तरह की भी बातें की गई हैं, उससे उस इंस्टीट्यूशन की भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उसने सवाल खड़े किए हैं। अभी हमने देखा कि जामिया की रैंक भी फर्स्ट आई। यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग भी कराई जाती है, एकेडमी है बाज़ाब्ता। किस तरह का रिज़ल्ट रहा है कि इस तरह का कोई आरोप लगाता है, इस तरह की बातें करता है? देखिए, सबसे पहले तो लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी के लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हर धर्म के लोग पढ़ते हैं और शुरू से पढ़ते आए हैं। इस बार भी जो रिज़ल्ट है, अगर आप देखेंगे तो उसमें 15 स्टूडेंट जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं और 15 जो है वो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। और इसके पहले भी जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें ज़्यादातर जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हमारे हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनमें। और यूनिवर्सिटी में भी अगर आप देखेंगे, हर कोर्स के अंदर, हर इवन टीचर्स में, यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स में, सब में जो है आपको रेशियो तकरीबन बराबर का मिलेगा। तो ये एक इस सब चीज़ों को प्ले करके कहीं ना कहीं एक गलत धारणा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोग समझदार हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दारुल हुकूमत दिल्ली में हुए फसादात और फसादात के बाद मुख्तलिफ जांच रिपोर्ट्स पर सवाल उठ रहे हैं। अब तक जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें मुख्तलिफ वजूहात और इल्ज़ामात दर्ज हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में जो मालूमात दर्ज है, इसमें दिल्ली पुलिस के किरदार और एक मखसूस पार्टी के लीडरों पर भड़काऊ भाषण देने की वजह बताया गया, जबकि दिल्ली राइट्स अनटोल्ड स्टोरी के नाम से जो किताब आई है, इसमें हक़ाइक़ और वजूहात को लेकर निशाना कहीं और लगाया गया है। वहीं दिल्ली कांग्रेस कमेटी की जांच टीम भी दिल्ली अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी पुलिस और एक खास पार्टी के लीडरों पर सवाल खड़े कर रही है। शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का कोई ऑफिशियली या फिर किसी ने इस तरह का विरोध नहीं किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि झूठ और प्रोपेगेंडा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो पब्लिक के जो पब्लिशर्स हैं और राइटर के बीच का मामला होता है, और हर पब्लिशर्स की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। उनको लगता है कि इसमें झूठ और फेक बातें लिखी हैं तो उन्होंने उसमें बैन लगा दिया। दिल्ली राइट्स अगर अनटोल्ड स्टोरी है तो अनटोल्ड स्टोरी वो होनी चाहिए जो बताई नहीं गई है। उस किताब में वही चीज़ें लिखी है जो मीडिया अपना प्रोपेगेंडा इतने दिनों से कर रही थी, फर्जी खबरों के बुनियाद पर। पब्लिशर पीछे हट गया, आज तक हमें कोई ऑफिशियल इसकी कम्युनिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन जो अंदाज़ा आ रहा है, क्योंकि देखिए पब्लिशर और एक ऑथर का जो रिश्ता होता है बहुत पाक, बहुत पायस रिश्ता होता है। वो इस तरह से नहीं होता वो रिश्ता कि हमने हाथ खींच लिया, आपने थप्पड़ मार दिया, ऐसे नहीं होता। तो ये ध्यान में आता है कि बहुत प्रेशर था। ब्लूम्सबरी यूके को कुछ ऑथर्स ने अप्रोच किया। और सबसे अफसोसनाक बात उस रिपोर्ट में यह है कि एक कमेटी बना दी गई, उसके अंदर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का एक भी मेंबर नहीं था, और वो इंक्वायरी करती है पुलिस के खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कमियां रहीं, क्या होना चाहिए था, जबकि उस कमेटी का ये मैंडेट ही नहीं था। क्योंकि अगर कोई माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर उसमें होता तो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं। वो समन कर सकते हैं किसी भी बड़े पुलिस ऑफिसर को
एसडीएम को, डीएम को, डीसी को, इस कमेटी को वो इख्तियार ही नहीं था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की दिल्ली दंगों पर जो रिपोर्ट है वो चौंका देने वाली रिपोर्ट है। दिल्ली के दंगों के अंदर निश्चित तौर से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, पुलिस ने किया है, सरकार की मर्जी से हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन लोगों के बारे में एफआईआर करने के लिए कहा था उनसे पूछताछ तक नहीं हुई है। अब मैं समझ सकता हूं कि इस रिपोर्ट के बाद भी सरकार कोई कदम नहीं उठाने वाली है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सरकार की नॉलेज में है। दिल्ली फसादात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कई सिफारिशात की गई हैं। रिपोर्ट में फसादात के दौरान हुकूक इंसानी की पामाली की जांच पर जोर दिया गया। वहीं कानून नाफिज करने वाले अफसरों के रोल को भी जांच के दायरे में लाने की बात कही गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस के रोल के गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के फसादात में दिल्ली पुलिस काफ़ी सरगर्म थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले किसी भी लीडर से पूछताछ नहीं हुई है। वादा है कि दिल्ली पुलिस को फसादात के दौरान 1300 फ़ोन कॉल आए, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से मदद नहीं पहुंची। रिपोर्ट में इन बीजेपी लीडरों का भी नाम है जिन्होंने इश्तियाल अंगेज तकरीरें की थी। मुल्क में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 77,266 नए मामले रोशनी में आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इन नए मामलों की रोशनी में आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 33,87,501 हो गई है। उनमें 7,42,000 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक 25,83,948 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,057 अफराद की मौत हुई है। इस तरह कोरोना से अब तक मुल्क में 61,529 अफराद की मौत हो चुकी है। उधर मुल्क में कोरोना टेस्ट में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 9,01,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। कानपुर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 14 अप्रैल को कोरोना से पहली यहां पर मौत हुई थी, लेकिन अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 200 से ज्यादा हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर हमारे नुमाइंदे संदीप ने डॉक्टर हेमंत मोहन से खास बातचीत की। कानपुर में कोरोना से मौत के आंकड़ों ने रिकॉर्ड बना दिए। जहां 14 अप्रैल को कानपुर में कोरोना से पहली मौत हुई और उसके बाद जुलाई तक 200 मौतें हो गईं, लेकिन अगस्त का महीना कुछ ज़्यादा ही भयानक स्थिति लेकर आया और 27 दिनों में 206 मौतें हो गईं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, जबकि शासन ने पूरी कोशिश की कि कैसे इन आंकड़ों को रोका जाए। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत मोहन जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या किया जाए और ये मौतें क्यों बढ़ रही हैं। 14 अप्रैल के बाद जो 200 पेशेंट हुए, उसके बाद इधर के जो 200 पेशेंट है 15 दिन के अंदर डेथ हो गई है, तो ये एक बहुत चिंता का कारण है। हम सब लोग को कोरोना काल में सारे सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन को फॉलो करना चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करते हुए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की तैयारियां शबाब पर है। एनडीए अपने वोटरों को ये पैगाम देने में कामयाब रही है कि नीतीश कुमार की क़यादत में असेंबली का इंतखाब होगा, जबकि अपोजिशन अब तक कोई वाज़ेह पैगाम देने से कासिर है। अजीम इत्तेहाद को लेकर लोगों में अभी भी तशवीश का माहौल कायम है। जानकारों का कहना है कि अजीम इत्तेहाद की आपसी रंजिश खत्म नहीं हुई तो इंतखाबी मैदान में इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार के सियासी बिसात पर सियासी पार्टियों ने अपना अपना दांव लगाना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा मसला अजीम इत्तेहाद के साथ खड़ा हो गया है। गुज़श्ता लोकसभा के इंतखाबात में भी अजीम इत्तेहाद अपने वोटरों को कोई वाज़ेह पैगाम देने से कासिर रहा था और मौजूदा असेंबली इंतखाबात में भी अब तक अजीम इत्तेहाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है, जबकि इंतखाबात में काफी कम वक्त रह गया है। इधर आरजेडी के सीनियर लीडरों की नाराजगी भी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। देखिए, महागठबंधन जब चुनाव होता है तो महागठबंधन हो, एनडीए हो, लोग आते जाते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बेस नेचुरल एलाई जो हमारी है महागठबंधन की, वो इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगी और उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए ये तो इलेक्शन का दौर है। इलेक्शन के दौर में हर लोग चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉ एंड शेयर हमको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले।
आरजेडी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह को पार्टी मनाने की कोशिश में जुटी है। वहीं कई दीगर लीडरों ने हाल में आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू का दामन थामा है। हालांकि जेडीयू छोड़कर आरजेडी में भी लोग आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के दरमियान कोई वाज़ेह समझौता क्यों नहीं हो सका है, जिसके नतीजे में अजीम इत्तेहाद खुलकर अपने वोटरों से कोई बात अब तक नहीं कर पा रहा। जानकारों ने अजीम इत्तेहाद की लीडरशिप पर सवाल खड़े किए हैं। उधर अजीम इत्तेहाद की आपसी रंजिश से जेडीयू को खुशी मिल रही है। देखिए, इसमें चूँकि पॉलिटिकल लीडरशिप कमज़ोर है या पॉलिटिकल लीडरशिप उभर कर सामने नहीं आ रही है, ये जो महागठबंधन की सबसे बड़ी बुराई है और इसीलिए इनका कैंपेनिंग इनकी नहीं शुरू हो सकी है। उस तरह से वोट मांगने के लिए ये जिस तरह से समाज में जाना चाहिए था, ये नहीं जा रहे हैं और ये अगर जल्दी करेक्ट नहीं करेंगे तो ये रोज़ रोज़ इनका वोट घटता जाएगा। जहाँ तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन की सही तस्वीर सामने अब तक नहीं आई है। कल चंद रोज़ कबल जीतनराम मांझी अलग हो गए और हर आदमी इतना स्वार्थी है वहाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़ना चाह रहा है। नतीजा ये है कि उतनी सीट से आ नहीं पाएंगी। कांग्रेस अलग जो है वो दावा ठोक रही है कि मैं 100 सीट पे लड़ूंगी। तो ऐसी हालत में और घबराए हुए बिहार में ऊंची जात, दलित, महादलित, मुस्लिम, यादव और मुख्तलिफ जातों को लेकर सियासी लाहे अमल मरतब होता है। सियासी पार्टियां जात पात की सियासत कर अपनी जीत को यकीनी बनाती हैं। इस बार अजीम इत्तेहाद की बड़ी पार्टी आरजेडी को किसी चमत्कार की उम्मीद है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कारकुनों पर लखनऊ में पुलिस बर्बरियत के खिलाफ आज अलीगढ़ में जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस दौरान कारकुनों ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के कारकुनों के दरमियान खींचतान भी हुई। कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में समाजवादी पार्टी तलबा सेल के जिला सदर रंजीत सिंह ने दीगर कारकुनों के साथ एक याददाश्त गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम पेश की, जिसमें लखनऊ में हुई पार्टी कारकुनों पर पुलिस बर्बरियत की मजम्मत की गई और जेईई और नीट इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया गया। यूथ फ्रंटल के पदाधिकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। उसके विरोध में जो नीट की और जेईई की परीक्षा कराने चाह रही थी सरकार, उसके स्वरूप वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। उसी के विरोध में आज हम यूथ फ्रंटल के सभी साथियों ने उस लाठीचार्ज की निंदा की है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक रहे थे हम। जो पुलिस ने आके हमारे साथ बदतमीजी की है, बर्बरतापूर्व हम लोगों से, हमारे कई लोग चोटिल भी हुए हैं, उनसे छीना गया है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि ये कोरोना का जो बहाना बनाते हैं, ऐसे बहाने में कोरोना के समय में नीट और जेईई की परीक्षा नहीं कराई जानी चाहिए। नहीं, वो तो अभी जांच की जा रही है, लेकिन इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसको हम सह सम्मान पहुंचा देंगे। पुतले का क्या करेंगे? पुतला जो इनका पुतला था वो अंदर ये बना रहे थे, अभी अधबना था, जो पुलिस ने छीन लिया है और वो पुलिस ने उसको वहाँ से हटा दिया। सामने भी नारे लगे, रोड जाम किया गया है। रोड जाम नहीं हुआ, रोड तो बराबर चलता रहा है, रोड जाम नहीं हुआ है। नीट और जेईई के इम्तिहान को लेकर खड़े हुए तनाज़े में हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। आज अलीगढ़ के गांधी पार्क में एनएसयूआई के कारकुनों ने सत्याग्रह करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ खामोश एहतजाज दर्ज कराया। अलीगढ़ में एनएसयूआई के 5 कारकुनान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एहतजाज की क़यादत करते हुए एनएसयूआई के कौमी सेक्रेटरी अनुशीष शर्मा ने कहा कि हम हुकूमत को जगाने का काम कर रहे हैं। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं। आज उनको जगाने के लिए एनएसयूआई अलीगढ़ के साथियों के साथ आज हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं। हमारे 5 साथी आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं गांधीगिरी से, छात्र सत्याग्रह के माध्यम से, कि देश की सरकार जागे और उन छात्रों की परेशानियों को समझे, सुने और ये नीट और जेईई की परीक्षाओं के साथ साथ जो भी परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं उनको स्थगित किया जाए। मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी और नीट जेईई इम्तिहान के खिलाफ कांग्रेस, एनएसयूआई, युवा मोर्चा की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी तलबा का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान इम्तिहानात मुनक्किद करवा के हुकूमत तलबा की जानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने नीट और जेईई इम्तिहान फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया है। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है जेईई और नीट परीक्षाएं कोरोना के पार्श्वभूमि पर लेने का, इसका आज हम एनएसयूआई, शहर जिला कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस
तथा SC सेल विभाग सभी कांग्रेस के फ्रंटल की तरफ से इसका निषेध व्यक्त करते हैं और केंद्र सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य से खेलना ये इस कोरोना महाभयंकर बीमारी के अंदर से केंद्र सरकार बंद करे और इसका आज हम निषेध व्यक्त करते हैं। JEE और नीट इम्तिहान को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान जारी है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जहां JEE और नीट इम्तिहान को वक्त पर मुनक़िद कराने और तलबा के मुस्तक़बिल को महफूज करने का हवाला दिया, वहीं सीनियर कांग्रेसी लीडर और राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह ने मरकज़ी हुकूमत से कोरोना कहर में JEE और नीट इम्तिहान के फैसले पर असर-ए-नौ गौर करने की अपील की है। दिग्विजय सिंह का जवाब है कि एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में 70,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज़ एक दिन में सामने आ रहे हैं, ऐसे में JEE और नीट के इम्तिहान का इनेकाद मुनक़िद कराने का फैसला सही नहीं है। क्या कहते हैं दोनों लीडर, आप भी सुनिए। ये घमासान का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है और नीट और JEE की परीक्षा समय पर होनी चाहिए ताकि बच्चों का साल बर्बाद ना हो। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय HRD मिनिस्टर केंद्र सरकार दोनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें। आखिर इन बच्चों का भी भविष्य हमें सुरक्षित रखना है। यदि इनको कुछ हो गया तो जवाबदारी किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसे कम से कम 3 से 6 महीने और आगे बढ़ा दें और जब कोरोना केसेस आने का प्लेटो हो जाए या कम होने लगे तब आप कराइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग से कराइए। हम सब चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखते हुए उनका वर्ष नहीं बिगड़ना चाहिए, उनका भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए और उनकी इलाहाबाद को गंगा जमनी तहजीब का शहर कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुहर्रम के दिनों में दिखाई देती है। शहर के इमामबाड़ों में मुसलमानों के अलावा एक बड़ी तादाद हिंदू अकीदतमंदों की भी होती है। इलाहाबाद में एक इमामबाड़ा ऐसा भी है जो न सिर्फ एक हिंदू घर में आबाद है बल्कि इसका इंतज़ाम हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ही करते हैं। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से एक हिंदू घर में अज़ा खाना आबाद है। पेश है रिपोर्ट। इलाहाबाद का निहायत गंजान गुड़ मंडी का इलाका हिंदू अक्सरियती इलाका तस्वर किया जाता है। मुल्क की तकसीम से पहले तक इस इलाके में मुस्लिम खानदानों की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी, लेकिन तकसीम मुल्क के दौरान यहाँ बसने वाले बेशतर मुस्लिम घरानों ने पाकिस्तान हिजरत कर ली। इन्हीं घरों में एक घर ऐसा भी है जहाँ आज भी अज़ा खाना आबाद किया जाता है। इस घर में रहने वाले मुस्लिम खानदान ने एक मकामी हिंदू राम मूर्ति हलवाई को अपना मकान फरोख्त कर दिया था। राम मूर्ति ने घर में मौजूद अज़ा खाने को न सिर्फ कायम रखा बल्कि इसको अय्याम अज़ा के दिनों में आबाद भी रखा। मैं तो 14 साल की, आज मेरी 55 साल की उम्र हो गई। 14 साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया था यहाँ पे मैंने। जब मैं टीनेजर था, हाई स्कूल का स्टूडेंट था, 15 साल की उम्र से, उस वक़्त से मैंने यहाँ पढ़ना शुरू किया। आज 55 साल की उम्र हो गई है। तब से मैं, आप जोड़ लिए 35 साल या 40 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पढ़ते हुए। राम मूर्ति का इंतकाल 1998 में हो गया, लेकिन इनकी तीसरी नस्ल आज भी मुहर्रम के दिनों में अज़ा खाने को आबाद करती है। गुज़िश्ता 40 बरसों से यहाँ मजलिस पढ़ने वाले अरशद हुसैन का कहना है कि इलाके के लोगों को इस अज़ा खाने से गहरी अकीदत है। उनका कहना है कि हिंदू ख़वातीन इस अज़ा खाने से अपनी मुरादें मांगती हैं। यही लोग नहीं बल्कि मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब यहाँ ये इमाम हुसैन के अज़ादार हैं, अकीदतमंद हैं, इंतज़ार करते हैं साल भर मुहर्रम आने का और हमसे कहते हैं कि भाई हमारी ये परेशानियां हैं, वो परेशानियां हैं। हम उसे कहते हैं भाई हम क्या दूर करेंगे, करने वाले सिर्फ इमाम हुसैन और मौला अब्बास हैं। 8 मुहर्रम को जब मौला हुसैन अब्बास के मसाइब पढ़ेंगे तो हम मौला अब्बास से के आगे आपका वो नारा बांध देंगे, आप लोग इकट्ठा हो जाए। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से राम मूर्ति का घराना अज़ा खानों को आबाद किए हुए है। ये सिर्फ इलाहाबाद की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। खास तौर से अय्याम अज़ा के दौरान राम मूर्ति के घर में सफ़े मातम बिछा दी जाती है। मुल्क के बदले हुए हालात में भी राम मूर्ति का घराना शोहदाए करबला को अपना खिराज अकीदत पेश कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।
माह मुहर्रम और गम सैयदुश्शुहदा की दूसरी तारीखों में नस्र निगारी की मजालिस का सिलसिला आम है। ताहम इसके बावजूद वाक़े करबला के बयानात और मंजर कशी के हवाले से मरसिया निगारी की अपनी एक ख़ास अहमियत और मकबूलियत कायम है। माह मुहर्रम में मेरठ में जहाँ मुख्तलिफ मजालिस का इनेकाद किया जाता है जिसमें खतीब लिबैत तकरीर पेश करते हैं, वहीं इन मजालिस में सोज़ और मरसिया की रिवायत आज भी कायम है। वहीं मजालिस के अलावा उर्दू शायरी में मनक़बत के ज़रिए भी शोरा ने शुहदाए करबला को याद किया है। फरमाइए, क्या गम को एतबार दिलाया हुसैन ने, क्या गम को एतबार दिलाया हुसैन ने, आंसू को मुस्कुराना सिखाया हुसैन ने। क्या गम को एतबार दिलाया हुसैन ने, आंसू को मुस्कुराना सिखाया हुसैन ने। क्या शान रहनुमाई थी, क्या दर से रहबरी, क्या शान रहनुमाई थी, क्या दर से रहबरी। रस्तों को मंजिलों से मिलाया हुसैन ने, रस्तों को मंजिलों से मिलाया हुसैन ने। और फैली है जिसकी रोशनी सारे जहान में, फैली है जिसकी रोशनी सारे जहान में, वो दीप करबला में जलाया हुसैन ने। अपनी निगाह दुनिया परस्तों से फेर कर, अपनी निगाह दुनिया परस्तों से फेर कर, मकसद पे जान देना सिखाया हुसैन ने। है दर पे हाज़िरी की तमन्ना बहुत मगर, है दर पे हाज़िरी की तमन्ना बहुत मगर, अब तक न पॉपुलर को बुलाया हुसैन ने। मरसिये में करबला की 72 शोहदा की सारे जिक्र हो जाते हैं और मरसिये में पूरी करबला का नक्शा खिंच जाता है। मरसिया जिस तरीके से अदब में है, इसी तरीके से आज तक हमारी आज़ादारी का एक मखसूस हिस्सा है। यहाँ भी 21 सफ़र से और 29 सफ़र तक एक पूरा अशरा जो है वो अशरा तहतुल लौज़ में होता है, जिसमें आप यूँ समझिए कि जब फतह मुल्क, जब कता की मुसाफत। कर्नाटक के रायचूर में नहायत ही पुरअमन तरीके से मुहर्रम के साथ साथ गणेश त्यौहार मनाया जा रहा है। शहर में अक्सर गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ माह मुहर्रम के मुनासिबत से शहर के सभी आशूर खानों में सादगी के साथ मजालिस का एहतमाम हो रहा है। शहर के कदीम आशूर खानों के मतवलियों का कहना है कि रायचूर में गुज़िश्ता कई सदियों से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुहर्रम मनाया जा रहा है, लेकिन रवा साल कोरोना वायरस की वजह से सादगी के साथ शुहदाए करबला को याद किया जा रहा है। मुहिबान उर्दू ने उर्दू के हुकूक और उर्दू ज़बान को नई तालीमी पॉलिसी में शामिल करने की मांग को लेकर अपनी तहरीक को और तेज़ करने का फैसला किया है। कमेटी ने अपने मुतालबात को लेकर एक हफ्ते कबल करारदाद मंजूर करके सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर तालीम के साथ MPCM और वज़ीर तालीम को मेमोरेंडम इरसाल करने के साथ इन्हें मुतालबात को लेकर ट्वीट भी किया था, लेकिन अभी तक किसी की जानिब से कोई जवाब नहीं आने से कमेटी के जिम्मेदारान में मायूसी देखने को मिल रही है। कमेटी का कहना है कि हिंदुस्तान की बेटी उर्दू ज़बान के हुकूक के लिए वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों में भी इलाकाई ज़बान के चाहने वालों के साथ तहरीक चलाएंगे। नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू को शामिल करने की मांग को लेकर भोपाल में जो तहरीक शुरू हुई थी, अब उसे देख रहे हैं कि वो सड़कों तक पहुंच गई है। जगह जगह पर होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए गए। इस वक्त हमारे साथ मुहिबान उर्दू की टीम मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जब तमाम चीज़ें आप लोगों की चल रही थी, आप लोगों ने मेमोरेंडम दे दिया था, फिर सड़क तक आने की क्या जरूरत? सड़क तक आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वो मेमोरेंडम जिस तरीके से हमेशा से होता है ठंडे बस्ते में चला गया, आज तक उसका किसी ने जवाब भी नहीं दिया। इसलिए अब ज़रूरत ये महसूस हो रही है कि शायद हुकूमतें सीधे सीधे नहीं सुनती, तो सड़क पे आके एहतजाज करके कोरोना काल में भी अब सड़क पे आना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। अगर सरकार उससे पहले ही कोई हम लोग का कार्रवाई कर लेती है और उर्दू के हित में कोई बात करती है, उर्दू के हक़ में कोई बात करने की कोशिश करती है, तो हमें मजबूर नहीं है, हम लोग मजबूर सरकार कर रही है सड़क पे आने के लिए। सरकार मजबूर कर रही है सड़क पर आने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हमारे साथी ने कि सरकार मजबूर कर रही है। अगर सरकार सुन ले और हमसे बात कर ले और इस चीज़ को उर्दू को नई शिक्षा नीति में शामिल कर ले और फिक्र कर ले, तो अब ये नौबत ही नहीं आएगी कि हम सड़क में आए। हम थोड़ी चाहते हैं कि हम सड़क में आए सारे काम धंधे छोड़ के। वैसे कोरोना काल में कामकाज की मारामारी है, मगर उसके बाद भी एक फिक्र है उर्दू को लेके, और उर्दू को बार बार हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान की ज़बान की फिक्र है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।